इस देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पे नियम कानून खत्म हुए क्या? मजहब के आधार पे मंत्रालय बंद हुआ क्या? मजहब के आधार पे आयोग बंद हुआ क्या? मजहब के आधार पे लोन चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे वजीफा मिलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए क्या? अरे जब पूरी दुनिया में पता है कि एक भी मदरसा खुल जाता वो देश अशांत हो जाता। आजकल ये झगड़ा सुने ना अभी ईरान वाला, ईरान का टीवी देखा होगा, आजकल बड़ा चल रहा है मामला। ये ईरान क्या था? ये ईरान पर्शिया था। यहाँ 100% पारसी रहते थे, इसलिए उसका नाम पर्शिया था। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, 50 साल के अंदर उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। सारे पारसियों को या तो कन्वर्ट करा दिया या तो मार मार के भगा दिया। भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए। कभी चिंता किया आपने? और ये घुसपैठिए जो यहाँ बैठे, ये चीन क्यों नहीं जाते, जापान क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि वहां कानून है। घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना दोनों जघन्य अपराध है। भारत में ना घुसपैठ करना सीरियस क्राइम है, ना घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है। यहाँ तो 2000 रुपए में घुसपैठिए आधार बनवा लेते हैं। आधार बन गया, 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट बन गया, 2-3 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 3 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर 2000 रुपए दिया बर्थ सर्टिफिकेट, फिर 4 डॉक्यूमेंट हो गया, 2000 दिया राशन कार्ड, फिर 5 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद किसी वोट जीवी नोट जीवी गद्दार नेता को पकड़ते हैं, उनका वोटर ID में नाम जुड़वा देता है। 12 से 15 हजार रुपए में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी कुकी भारत के नागरिक बन रहे हैं और 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं। 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास अपने आप नाम ले लेते हैं, बाकी मुफ्त में सारी व्यवस्था ले रहे। अब आप पूरे देश में कुछ भी कर लीजिए, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग रहे हैं क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं, कैसे भागेंगे? कानून बदलने से। क्योंकि जो भगवान से नहीं डरता है वो, जोर से बोलिए, जो भगवान से नहीं डरता वो, जो खुदा से नहीं डरता वो, सीधी सी बात, यही करना पड़ेगा और कोई तरीका। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। सड़क बनाने की लागत है, हाईवे बनाने की लागत है, एक्सप्रेसवे बनाने की लागत है, एयरपोर्ट बनाने की लागत है, मिसाइल बनाने की लागत है, अग्नियान, मंगलयान, चंद्रयान बनाने की लागत है। कानून बनाने की कोई लागत है क्या? नहीं। जो फ्री में बन सकता है और जिससे देश सुरक्षित हो सकता है वो काम तो हुआ नहीं, ना हो रहा है। और एक बात और याद रखना, देश मिसाइलों से केवल बाहर के खतरों से सुरक्षित होता है और भारत के लिए बाहर का खतरा कम है, अंदर का खतरा। और अंदर का खतरा अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान, राफेल, ब्रह्मोस, अग्नि से ठीक नहीं होगा। अंदर का खतरा तो नियम कानून बदल के ठीक होगा, क्योंकि जो खुदा से नहीं डरता वो। जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो चुका है, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून बंद होना चाहिए। इस देश में मुगल आए, लूटे तोड़े, सब कुछ किए, हमारे पूर्वजों का अपमान किए। अब मुगल चले गए हैं, क्या उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए। और उनके नाम पे 1000 सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। एक एक अगर नाम बदलेंगे तो 1000 साल लगेगा, 10-10 नाम साल में बदलेंगे 100 साल लगेगा। तरीका क्या है? एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, एक कानून बनाया जाए, एक झटके में सारे मुगलों का नाम मिटाया जा सकता है, एक कानून बना के। यहां आक्रांता है, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, लूटा। काशी, मथुरा, भद्रकाली, बहुशाला, अटाला, कितने हमारे मठ मंदिर है, सैकड़ों के आसपास है। एक एक मंदिर लेंगे 1000 साल लगेगा। सीधे एक भारतीय धरोहर संहिता बना के पूरे देश में जहां जहां विवाद है सबका साइंटिफिक सर्वे करा ले। टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, पूरे देश में एक साथ सर्वे हो सकता है। सर्वे का विरोध तो कोई करेगा नहीं, भाई जांच होनी है ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये मंदिर ही है, हम तो कह रहे जांच हो जाए, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोशाला हो, चाहे अटाला हो, एक बार जांच हो जाने दो। कोई जांच का विरोध करेगा क्या? और अगर जो जांच का विरोध कर रहा है तो उसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और सैटेलाइट हमारे पास सर्विस आ चुकी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अरे जब
अग्नियान मंगलयान बना सकते हैं, तो किसी बिल्डिंग को देख के, किसी स्थान को देख के सर्वे करके ये नहीं पता कर सकते क्या कि इसकी नींव कब बनी, फाउंडेशन कब बनी, इसका गुंबद कब बना, इसमें सेम मटेरियल है या अलग अलग मटेरियल है, पता कर सकते नहीं कर सकते? आराम पता कर सकते। मैंने PIL फाइल किया था 2020 में, उसके बाद 18 स्थानों पे सर्वे हुआ है, और जहां जहां खुदा वहां वहां भगवान, जहां जहां खुदा वहां वहां भगवान। लेटेस्ट अभी आया भोजशाला का, अभी सर्वे हुआ, वहां सारे मंदिर ही। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कराना चाहिए। इस देश में मुगलों ने 1000 मदरसा खोला था, हमारे वाले मुगलों ने 3.5 लाख मदरसे खुलवा दिए। इस देश में अंग्रेजों ने 1000 कॉन्वेंट मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल खोला था, हमारे वाले अंग्रेजों ने 3.5 लाख कॉन्वेंट मॉन्टेसरी मिशनरी खुलवा दिए। अगर हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति नहीं पता, भारत का त्योहार नहीं पता, भारत की परंपरा नहीं पता, अगर हमारे बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते, अगर हमारे बच्चे माता पिता का पैर नहीं छूते, तो माता पिता की क्या गलती है? ये मदरसा बंद करना किसकी ड्यूटी है? ये कॉन्वेंट मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल बंद करना किसकी ड्यूटी है? ये गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था को दोबारा स्थापित करना, लागू करना किसकी ड्यूटी है? और हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या शानदार थी। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। आज की डेट में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ रहे हैं क्या? अरे जब कृष्ण और सुदामा एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो सामाजिक समरसता कैसे आएगी? सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क का बेटा और कप्तान का बेटा एक साथ एक स्कूल एक किताब पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कांस्टेबल का बच्चा और कप्तान का बच्चा एक साथ पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा एक साथ पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब रिक्शा चलाने वाला का बेटा और जहाज चलाने वाला का बेटा एक साथ एक स्कूल पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क और कमिश्नर के बच्चों की किताब एक होगी। 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, 65 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं ने, स्कूल माफियाओं ने हाईजैक करके रखा हुआ है, और उसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ता है। आपका बेटा 90% से भी पास हो जाए 12वीं, आपके बेटे का 95% भी आ जाए आपके बच्चों का, लेकिन ना वो जेईई में क्वालिफाई कर पाएगा, ना नीट क्वालिफाई कर पाएगा, ना क्लैट क्वालिफाई कर पाएगा, ना एनडीए क्वालिफाई कर पाएगा, जब तक कि वो कोचिंग नहीं करेगा। ये कड़वी सच्चाई है कि नहीं? बिना कोचिंग किए बच्चा कितना भी अच्छा हो 10वीं 12वीं में, वो नीट, जेईई, क्लैट, बाकी एनडीए क्वालिफाई कर पा रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश में स्कूल माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने, एजुकेशन माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है। जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता। जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। आपको मजबूर किया जाता है कि पहले तो 10-10 हजार रुपए महीने फीस दो, 12वीं तक 20-20 हजार रुपए फीस दो, और फिर 4-5 लाख रुपए कोचिंग और कराओ। बच्चे को दूर भेजो, कोचिंग करने के लिए कहीं भेजो। बच्चा स्ट्रेस में, क्योंकि जो पढ़ा है वो तो आ ही नहीं रहा, उसका सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। 95% पास करने वाला अभी बिना कोचिंग किए आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जेईई में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्लैट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो 12वीं में पढ़ाया गया वो उधर पूछा नहीं जा रहा है, जो वहां पूछा जा रहा है वो वहां पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्योंकि 5 लाख करोड़ का कोचिंग का कारोबार चल रहा है। इसके खिलाफ आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? जो लोग इसके लाभार्थी हैं इस एजुकेशन माफियाओं के, वो थोड़ी उठाएंगे। आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपका बच्चा पिस रहा है इसमें। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की नागरिक व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलनी नहीं। इधर कितने बिजनेसमैन लोग हैं भैया? जरा हाँ देखो। और कितने लोग इनकम टैक्स देने वाले हैं भैया? इनकम टैक्स वाले। मुझे अच्छी बताओ, भारत की जीडीपी आचार्य चाणक्य के समय में 40% होती थी। आज जितने टैक्स लग रहे हैं इसमें से कौन सा टैक्स आचार्य चाणक्य के समय था? आचार्य चाणक्य के समय इनकम टैक्स था क्या? जोर से बोलो। टोल टैक्स था, रोड टैक्स था, वैट था, टीडीएस था, जीएसटी थी नहीं। जब आज वाला ये कोई टैक्स नहीं था तब जीडीपी 40%, और आज इतने सारे टैक्स और जीडीपी 10% नहीं पहुंच रही है।
जब आज वाला कोई टैक्स नहीं, तब भारत सोने की चिड़िया, और इतना टैक्स लगाने के बाद भी कर्ज की रानी। आप लोग कभी दिमाग नहीं लगाते? अरे भैया, या तो कमाई पे टैक्स ले लो या खर्च करने पे टैक्स ले लो। अगर कमाई पे टैक्स ले लिया तो खर्च करने पे टैक्स क्यों? और खर्च करने पे टैक्स लेना ही है तो कमाई पे टैक्स क्यों? अगर रोड टैक्स ले लिया तो टोल टैक्स क्यों? और टोल टैक्स लेना ही है तो रोड टैक्स क्यों? मीडिया के बंधुओं को आवाज उठाना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को आवाज उठाना पड़ेगा। और फिर हो क्या रहा है? सारा का सारा पैसा लीकेज में जा रहा है। आप सोच रहे हो यार टैक्स तो बहुत हो रहा है, गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि जो चुनाव के पहले स्कूटर से चल रहे थे, प्रधान होते ही बुलेट, बोलेरो, स्कॉर्पियो, पजेरो ले लेते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आपका पैसा वहां जा रहा है, ये सारा टैक्स का पैसा वहां जा रहा है।